आवाज ठीक है ना? अब जैसे चुनाव का भी नोटिफिकेशन आने वाला, लोकसभा चुनाव का, फिर कब है? 16 फरवरी है। कितना तारीख को दिया हुआ है? 16 को है ना? तो उसके बाद जो है तो एग्ज़ाम ले लेते हैं। तो अब दरोगा है 25 फरवरी को, तो अब हमको लगता है कि ये सब जाएगा लगभग एग्ज़ाम जून के आसपास, जो बाढ़ आने से पहले, मतलब लोकसभा चुनाव और उसके बाद वाला लपेट में। चुनाव 1 महीना चलेगा ना? हाँ, बिहार में तो 6-7 चरण रहता है। तो मान लीजिए कि अगर अप्रैल मई में शुरू, अप्रैल में होगा, ठीक है, तो अप्रैल से तो एग्ज़ाम, ये चुनाव शुरू ही हो जाएगा। और वो शुरू हो गया तो हाँ, फिर आप बच जाता है कितना, फरवरी शुरू हो गया, मार्च, तो 2 महीना में एग्ज़ाम संभव है। सिविल वाला, मैंने सिविल कोर्ट वाला और ये वाला क्या बोलते हैं, फेक भी हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिलहाल तो चलिए। ठीक है, आशु यादव, ये आज हम लोग का जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना है, ठीक है ना? उद्देशिका का मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य क्या है। तो जो संविधान की जो पहली बैठक हुई थी, फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर को, जिस दिन सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष बने थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट, मतलब चेयरमैन उसके संविधान सभा के, उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र बाबू जो है वो अध्यक्ष बने थे परमानेंट। उसके 2 दिन के बाद 13 दिसंबर को जो है वो क्या हुआ था कि नेहरू जी ने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो रखा था। तो पूछा जाता है कि जो संविधान में जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रियम्बल, उसका बेस क्या है, उसका बेसिस क्या है? तो उसका बेसिस है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था, वही उसका बेसिस है, याद रखना। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, ये नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प, संकल्प को अंग्रेजी में कहते हैं रेजोल्यूशन, संकल्प को अंग्रेजी में रेजोल्यूशन बोलते हैं। जो आदर्श यानी जो आइडल प्रस्तुत किया गया, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा यथा संशोधित, मतलब जो अभी तक जो संशोधित है, अमेंडेड है, यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, एकदम फुल्ली टोटली सोवरीन, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक गणराज्य, रिपब्लिक बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, फ्रेटर्निटी बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, ठीक है, एकदम माने अडिग होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, मेरा नाम गलत हो गया सर, मेरा नाम अंशु है। अच्छा ठीक है, पेज नंबर कौन सा है जी, बुक में बताइएगा तो। 221, अंशु यादव 221। ठीक, इसमें ये याद रखना, जो इंग्लिश वाला भी खोले होंगे ना आप लोग अपना, इंग्लिश वाला कि हिंदी वाला ही है वो,
इंग्लिश में नहीं रहता है, वो हिंदी है क्या वो भी? अच्छा कोई बात नहीं, हम बोल देंगे, जहां पे फंसेगा वहां पूछ लेगा, हम बता देंगे। देखो इसमें क्या क्या पूछता है। उद्देश्य प्रस्ताव को कौन लेकर के आया? हम भारत के लोग, हम भारत के, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सिर्फ ये जो लाइन है ना, ये लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, बस यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से यही लिया गया, हम भारत के लोग। बाकी सब कुछ जो है ऑस्ट्रेलिया वाली भाषा है। हम भारत के लोग जो लाइन है ना, वो यूएसए से है। जो इसका लिखने का जो लैंग्वेज स्टाइल है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से है। लिखने का जो तरीका है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हम भारत के लोग जो है, ये शब्द कहां से लिया गया है? उसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ अमेरिका, हम लोग लिए हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब होता है टोटल सोवरीन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि सोवरीन का मतलब होता है कि हमारे ऊपर कोई मालिक नहीं, हम अपने मालिक हैं। आई एम द सोवरीन, हम किसी के नौकर नहीं हैं। ये हो गया, यानी हम भारतीय लोग जो हैं, हम लोग भारत को क्या देश बनाएंगे? बिल्कुल गुलाम नहीं है, हम अपने मन के मालिक हैं। इसको कहते हैं प्रभुत्व संपन्न। सारी प्रभुता किसके पास है? हमारे पास है। समाजवादी का मतलब होता है सोशलिस्ट, समाजवादी का मतलब होता है सोशलिस्ट। इसका मतलब होता है जो सोशलिस्ट है कि हम केवल एक व्यक्ति के बारे में नहीं सोचेंगे, हम पूरे समाज के बारे में सोचेंगे, ठीक है। जैसे कि आप समाज के जब सोचिएगा तो सबके लिए, जैसे होता है ना कि अधिकांश लोग देखना अपने बीवी बाल बच्चों इन्हीं के लिए सोचते हैं कि हम तो भैया फैमिली मैन हैं, हम अपने फैमिली से ज़्यादा किसी के लिए नहीं सोचते हैं। तो ये आपके संकीर्ण सोच को, ये आपके नैरो माइंडेडनेस को दिखाता है कि आपके घर परिवार का कोई आदमी गिरा पड़ा है तो आप दौड़ पड़ते हैं उसको बचाने के लिए, लेकिन अगर कोई अजनबी गिरा पड़ा है, वो भी तो किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बेटा होगा, उस समय आप क्यों नहीं दौड़ पड़ते हैं उसी वेग से जितना कि उसको बचाना है? जिस दिन आप दौड़ पड़े आप सोशलिस्ट हैं। जैसे कि जयप्रकाश नारायण, वो कभी अपने लिए नहीं जिए, समाज के लिए जिए, ठीक है। एक दिन तो मरना ही है, आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कीजिए, ठीक है। आप में से कितने लोगों को अपने दादा परदादा याद हैं? परदादा, परदादा मतलब याद इन द सेंस जब मृत्यु हुई तो रोए, हाँ ठीक है, उसके ऊपर वाला, उनके ऊपर वाले को नहीं ना। तो कहने का मतलब है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप ही के वंशज आपको याद नहीं रखेंगे। तो ना समाजवादी यानी कि केवल अपने फैमिली के लिए नहीं, समाज में हर व्यक्ति के लिए सोचो। नहीं होता कि हम केवल अपने जाति को बढ़ाएंगे, हम केवल अपने धर्म को बढ़ाएंगे, नहीं, ये बेवकूफाना सोच है। आप समाज में हैं तो हर इंसान के लिए, हर जीव के लिए एक अच्छे से सोचिए उसके लिए कि वो मेरा है, वो मेरी जाति का है, मेरे धर्म मजहब का है, इसलिए हम उसको अलग से कुछ देंगे नहीं। आप न्याय प्रिय बनिए। तो सोशलिस्ट का मतलब होता है जो पूरे समाज के लिए सोचता है। जैसे कोई शेड्यूल कास्ट में है और आप उसको गाली निकालिए, कुछ गलत बोलिए, तो ये बहुत गलत है, ठीक। आपका ये फर्ज बनता है कि हम अपने किसी भी वंचित समूह के भाई बहन को आगे लाने में अपनी पूरी ताकत लगा दें, ये सच्चाई है, ठीक। आप सोचिए, जैसे दुश्मन मत मानो किसी दूसरी जाति वालों को, उसको अपना भाई मानो कि नहीं वो हमारा है, ठीक है। जैसे अक्सर लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी भगवान विशेष को अपने जाति से जोड़ देते हैं, है ना। ये मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करते ही आप क्या करते हैं कि अपने उस ईश्वर को छोटा बना देते हैं, संकीर्ण बना देते हैं अपनी नज़र में। हालांकि होता नहीं आपके बोलने कहने से, लेकिन उसको अपने जाति विशेष से मत जोड़िए, क्योंकि ईश्वर सबके हैं, वो किसी एक के नहीं हैं, ठीक है। नहीं तो दुनिया में केवल एक ही धर्म होता, अगर ईश्वर ने बनाया होता ना, तो दुनिया में केवल एक ही धर्म होता, ठीक है। हम मनुष्यों ने अपने अपने ज्योग्राफी में अलग अलग जगह बनाया है, इसीलिए हम सबके ईश्वर अलग अलग हो गए हैं तथाकथित रूप से। लेकिन जिसने बनाया है वो देख करके मुस्कुराता होगा कि देखो ये मूर्खों को, कि वो कोना में वो बने हुए हैं, कोना में ये बने हुए हैं, इस कोना में ये बने हुए हैं, ठीक है। समाजवादी
पंथ निरपेक्ष। देखना हमारे संविधान में जो धर्म निरपेक्ष नहीं यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है? पंथ निरपेक्ष यूज किया गया है। ठीक, और याद रखिएगा SSS सोवरीन सोशलिस्ट सेकुलर, सोवरीन सोशलिस्ट सेकुलर, लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया कि दरवाजा को थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हो गया कि जहां लोगों के द्वारा शासन चल रहा है, किसी मतलब जहां पर लोग जो हैं वो चुन रहे हैं लोग अपने लिए, तो डेट इज डेमोक्रेसी। गणराज्य रिपब्लिक, जहां हमारे देश के मुखिया निर्वाचित होंगे, वंशानुगत नहीं होंगे, दैट इज रिपब्लिक। सिंपल। डेमोक्रेटिक, हम लोग के यहाँ लोगों की सभा राज करती है, राज्यों की सभा नहीं। हमारे यहाँ लोकसभा में जिसका बहुमत होगा वही देश चलाएगा, जिसका राज्यों की सभा में बहुमत होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो लोगों की सभा, इसीलिए लोकतंत्र है हमारे यहाँ। इसलिए कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कि हम लोगों ने अपने सांसदों को चुना, बदले में उन्हीं सांसदों में से जो है जिसमें बहुमत होता है वही सरकार बनाएगा, उसी में से प्रधानमंत्री और मंत्री बनेंगे। मतलब राज्यसभा रहेगा उसमें, लेकिन बहुमत किसका होना चाहिए? लोकसभा का, लोकसभा में। दैट्स वाई वी आर डेमोक्रेटिक। तो ये याद रखना 3S, सोवरीन सोशलिस्ट एंड सेकुलर। बनाने के लिए, ये बनाने के लिए हम भारत के लोग और उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, अब क्या लिखा गया है? उसके समस्त नागरिकों को, सभी दुनिया के लोगों को नहीं, केवल किसको? भारत के समस्त सिटीजन्स को। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जस्टिस जो है वो 3 टाइप का होगा, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस, ट्रेन में आप फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदिए, कोई माई का लाल आपको जाने से रोक नहीं सकता। खरीदना पड़ेगा लेकिन, क्योंकि उसकी कीमत लगेगी, फ्री में होगा, सरकार बैठ जाएगी। हवाई जहाज से जाना है, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप जाइए। ठीक है, ये क्या हुआ? सामाजिक न्याय। इस क्लास में आप एडमिशन लेंगे, कोई भी प्रियांक भी आपको रोक नहीं सकता है कि नहीं हम तुम्हारा एडमिशन नहीं लेंगे। जैसा हम नेचर है, हम ये नहीं होता है कि कोई है, बिल्कुल नहीं, कि आप इस जाति से, इस धर्म से, इस मजहब से हैं और इसलिए आपका एडमिशन नहीं होगा, सवाल ही नहीं है। और हो सकता है कि उसमें कोई अगर गरीब भी हो, जिसके पास सच में नहीं हो, सच में वो झूठ वाला नहीं, जो जालसाजों सब खूब आते हैं यहाँ, तो वैसी स्थिति में बिना बिल्कुल कास्ट देखे, बिना बिल्कुल धर्म मजहब देखे, अगर जहां तक हो सकेगा मदद होती है। ठीक है, सामाजिक न्याय इसी को कहते हैं। समाज में जो वंचित तबका है उसको भी बराबरी का दर्जा मिले, इसको कहते हैं सामाजिक न्याय। समाज में कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, अंग्रेज हम लोग को तोड़ने की कोशिश करते थे जाति के नाम पर, और कहते थे कि हिंदुओं में जातिवाद है। अपने यहां इंग्लैंड में वो क्या करते थे कि काले स्टूडेंट को एक कोना में बिठाते थे अंग्रेज सब, जो ब्लैक्स होते थे उनको क्लास में एक कोना में बिठाया जाता था कि तुम लोग गोरे लड़कों के साथ नहीं बैठोगे, और हम भारतीयों को कहते थे कि तुम लोग जातिवादी हो। ठीक है, तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देते थे। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय के पाठक ने कहा था कि हम 9 से 4 बजे तक कोचिंग नहीं चलने देंगे। हम क्या, आप चलने कैसे नहीं दीजिएगा? आपके बाबूजी भी चलने से रोक नहीं पाएंगे। बिहार के विधि विभाग ने कहा कि के पाठक का फैसला सही है, 9 बजे से 4 बजे तक कोचिंग, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक नहीं चलेगा। हम क्या, चलेगा? हम क्या, पहले ही दिन रिजेक्ट होगा। बिहार के विधि विभाग पे कुमार प्रियंक भारी पड़ा और हाईकोर्ट ने पहले ही दिन जो है उसको रिजेक्ट कर दिया कि बिहार सरकार को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान और उसकी प्रस्तावना अपने लोगों को क्या देता है? आर्थिक न्याय। हम न तो वेश्यालय खोले थे और न ही हम शराब की दुकान खोले थे, हम पढ़ाने के लिए खोले हैं, और जिसको आना है वो आएगा। आपके स्कूल में अटेंडेंस 75% चाहिए कि 150% चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। शहद में मिठास होगा,
फूल में खुशबू होगी, भौरे आएंगे। आप अपने फूल में खुशबू लाइए स्कूल रूपी, बच्चे वहां पढ़ने जाएंगे। तुम्हारे टीचर को आता कुछ नहीं है, स्कूल में बिल्डिंग है नहीं, और तुम चाहते हो कि हमारे यहाँ बच्चे आए अपना समय बर्बाद करने के लिए, एक घोड़ों से पढ़ने के लिए, जिसको कुछ आता नहीं है, बतियाएगा सब हमसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जैसे आप कह देंगे कि घमंड है, हाँ है, बोलो हम हैं घमंड, रावण है, बोलो। तो ये जबरदस्ती का कि आप जो है नहीं चलने देंगे, तो ये आर्थिक न्याय है। आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि तुम अपनी दुकान बंद करो, जब तक कि वह प्रतिबंध के दायरे में ना आती हो, ठीक है। तो शिक्षा देना कोई गलत काम नहीं है। मान लीजिए कि आपकी शिक्षा से बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, और अगर आप बेस्ट एजुकेशन देते हैं और हमको मन है कि नहीं हम कहीं जाके पढ़ेंगे, तो आप कौन होते हैं रोकने वाले? आप रंगबाज हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की तानाशाही है? तो तानाशाही नहीं चलेगी, वो चाहे पाठक हो, वो कुमार हो, चाहे वो यादव हो, ठीक है। किसी की तानाशाही नहीं चलेगी और न चलने देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आर्थिक न्याय। तीसरा हुआ राजनीतिक न्याय। हमको वोट देने से, आपको वोट देने से 18 साल और उसके ऊपर के आयु पर कोई माइकलाल रोक नहीं सकता है, जब तक कि हम भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेंगे। ये हो गया। हमको चुनाव लड़ना है, हमको बनना है बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार की जनता सपोर्ट कर देगी, हम बन जाएंगे, आप बन जाएंगे। भारत का राष्ट्रपति बनने का मन है, बढ़िए आगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। द्रौपदी मुर्मू जी बनी, कभी सोचा होगा कि बनेंगे? कलाम साहब ने कभी सोचा होगा कि बनेंगे? बने, ठीक है। तो ठीक, तो इस तरह से हम लोग भी कुछ भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां क्या है? राजनीतिक न्याय। तो वोट दे सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं हम सभी लोग, चाहे वो कोई हो, ठीक। तो ये 3 प्रकार का न्याय जो है वो कहां दिया गया है? भारत के संविधान में। और ऐसा दुनिया में कहीं इस तरह की चीजें बहुत कम हैं। स्वतंत्रता, विचार, ठीक, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता, जैसे मेरे मन में कोई विचार आया, ठीक है, मेरे विचार की स्वतंत्रता है। आप अपना विचार देने को क्या है? स्वतंत्र हैं। अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, हमको बोलना है, हम बोलेंगे, आप हमको रोक नहीं सकते। कब तक? मैंने इस पे भी युक्ति युक्त निर्बंधन है, युक्ति युक्त लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन है, तार्किक। आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आप मत भिन्नता रख सकते हैं, ठीक है, जो मत की भिन्नता, आपके विचारों की भिन्नता हो सकती है। आप अभिव्यक्ति दे सकते हैं, मतलब आपको बोलने से रोका नहीं जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्सेस टू इंटरनेट, एक्सेस टू इंटरनेट जो है वो हमारे राइट टू लाइफ में आता है। ये राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू एक्सप्रेस जो नहीं है 19 में कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो हमारा एक्सेस टू इंटरनेट, इंटरनेट तक हमारी पहुंच आर्टिकल 19 के अनुसार हमको मिला हुआ है कि हमको इंटरनेट से रोका नहीं जा सकता और वहां पर हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिएगा कि फेसबुक कई लोगों को जो है रोक देती है, ब्लॉक कर देती है। हमको अपने पूरे 12 साल 13 साल के इतिहास में फेसबुक ने कभी हमको ब्लॉक नहीं किया। और सोचो कि मेरा लिखने का जो रहता था वो इतना खतरनाक रहता था कि कोई भी कहता था कि बाप रे बाप, आप इन चीजों को लिख कैसे देते हैं। और हम सोचे कि सोच लो कि हम कैसे लिख देते हैं कि हमको कभी भी जो है क्या बोलते हैं, फेसबुक हमको कभी आज तक ब्लॉक नहीं किया या कभी भी हमको एक्सेस डिनाइड नहीं किया कि आपको जो है 3 दिन के लिए 30 दिन के लिए रोका जा रहा है। तो बोले कि आप लिखते कैसे हैं कि आपको जो है वो रोकते नहीं है सब, ठीक है, कि आपको। तो हम कहेंगे सोचो कि जब आप किसी कड़वी बात को शहद में भर करके अगर लिखेंगे तो कोई भी उसको पकड़
नहीं पाएगा, यानी सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ठीक, एक्सप्रेशन, विश्वास, फेथ, ठीक है। तो अपना जो है थॉट आप दे सकते हैं, आपका एक्सप्रेशन नहीं रोका जाएगा, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को। विश्वास, फेथ, आप किसमें फेथ है आपका, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है। धर्म, ठीक है, रिलीजन, और उपासना, जो हम लोग का पूजा पद्धति की विधि नहीं रहती है कि आप कैसे उपासना करते हैं, वर्शिप का जो स्टाइल है आपका, ये इसमें आप फ्री हैं। आप अगरबत्ती जलाइए, न जलाइए, आप मंदिर का घंटा डुलाइए, न डुलाइए, ठीक है, आप नमाज पढ़िए, न पढ़िए, आप गुरुद्वारा जाइए, न जाइए, चर्च जाइए, न जाइए, आस्तिक रहिए, नास्तिक रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें कोई भी फर्क जो है वो आपको नहीं पड़ेगा। तो ये स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा प्रेस्टीज और अवसर की समता। तो क्या कहा जाता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता जो है इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ व्हाट, प्रेस्टीज एंड अपॉर्चुनिटी। प्रेस्टीज का मतलब हो गया कि जैसे हर व्यक्ति में क्या कहा गया है, एक गरिमा शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा। तो जो प्रतिष्ठा होती है वो प्रेस्टीज है। प्रतिष्ठा क्या है, प्रेस्टीज है। कि जैसे मान लो कि कोई सांसद जी आए और आप दौड़ करके जो है उसके चरणों पर गिर गए, ठीक है, इसका मतलब है कि आप में खुद का जो है स्वाभिमान नहीं है। वो ठीक है, वो सांसद महोदय हैं, आप उनकी इज्जत कीजिए, लेकिन छुटभैया नेता बनने की कोशिश मत कीजिए। तो प्रतिष्ठा आपको कब मिलती है, जैसे टीचर और वकील दो ऐसे पेशे हैं जिसमें जरूरत से ज्यादा बोलना पड़ता है, लेकिन यदि आप कम बोलते हैं और कम दिखते हैं तो समाज में आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ती है। किसी को भी प्रतिष्ठा प्राप्त करने की क्षमता है यहां पर, ठीक है। आप किसी के प्रतिष्ठा प्रेस्टीज के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अवसर की क्षमता, किसी को भी किसी भी एग्जाम में बैठने से रोका नहीं जाएगा यदि वह उसके लिए तय की गई अर्हता को जो है वो पूरा करता है। अगर आप एलिजिबल हैं, जैसे कि आप 18 साल के हो गए, तो आपको मत देने से नहीं रोका जाएगा यदि आपने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया है तो, ठीक है। और आपका वोटर आईडी कार्ड आपका जो है फंडामेंटल राइट, आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वह आपकी पहचान से संबंधित है और नागरिक को उसी से पहचान मिलती है। एक आधार कार्ड, ये सब आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको आपके मौलिक अधिकारों से जोड़ा है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब आप कहिए कि आईएएस में जनरल कैटेगरी को 6 अटेम्प्ट, ओबीसी को 9 अटेम्प्ट और एससी एसटी को अनलिमिटेड अटेम्प्ट होता है, तो कहिए कि ये अवसर की समता कहां से हुई। युक्ति युक्त निर्बंधन इसलिए लगाया गया है कि जब तक जरूरी है तब तक जो है वो निर्बंधन लगा रहेगा। हालांकि संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद ही किसी प्रकार के आरक्षण के खिलाफ थे। उनका कहना था कि आप जैसे ही किसी समुदाय या किसी व्यक्ति को आरक्षण देते हो, आप उसके किलिंग इंस्टिंक्ट को मार देते हो। जिसके पास आरक्षण नहीं होता है वो अपना बेस्ट देता है, वो पानी में आग लगा देता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी मदद के लिए कोई नहीं खड़ा है। तो ऐसी स्थिति में वो एक्सेल कर देता है, वो अपना बेस्ट बाहर निकालता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो मरने के सिवा कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिसको थोड़ा सा भी आरक्षण का सहारा होता है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ठीक है, जो भी है हमारा नीचे ऊपर जो भी है, तो जैसे ही होता है तो मन में जैसी एक फीलिंग आपके जाती है ना कि अरे हमको तो 35% है, अरे हमको तो ये है, हमको तो वो है, 10% है, वैसे ही आपका अपना जो लेवल है वो क्या होता है, नीचे गिरता है। लेकिन जब आपको पता होता है कि हमको इतने सीट में फाइट करना है तो आप आग लगा देते हैं पानी में, ठीक है। तो उसका भी एक फायदा है, आरक्षण का न होना उनके लिए फायदेमंद है कि वो पूरी कम्युनिटी एक्सेल करती है, और जब आप आरक्षण में होते हैं तो आप शिथिल पड़ जाते हैं। इस बात को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अच्छे समझते थे। यही कारण था कि जब बॉम्बे यूनिवर्सिटी में उनको पेपर चेक करने के लिए भेजा गया तो एक उनकी बिरादरी का व्यक्ति पहुंचा अपने बेटे के का जुगाड़ लेकर के पैरवी करने के लिए कि मेरे बेटे का पेपर खराब गया है,
और हम चाहते हैं कि हम दोनों एक ही बिरादरी से हैं, तो आप उसको मार्क्स इतना दे दीजिए कि कॉलेज में टॉप कर जाए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि सुनो, आज अगर हम जुगाड़ से उसको मार्क्स दे दिए ना, तो हम अपने ही समुदाय के एक लड़के को हमेशा के लिए क्या करेंगे, बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उसके मन में बैठ जाएगा कि हमारा तो मार्क्स आना ही आना है। उसको कहो कि इस बार तो वो फेल ही करेगा, नेक्स्ट टाइम वो इतनी मेहनत करे कि कॉलेज में टॉप करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरे समुदाय का लड़का एक्सेल करे, बर्बाद न हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो कई तथाकथित सो कॉल्ड रिजर्वेशन के विरोधी लोगों को जब हम देखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करते हुए, तो हमको लगता है कि वो अच्छे से अम्बेडकर साहब को पढ़े नहीं है। ठीक है, तो ये जो है अवसर की समता फॉर द टाइम बीइंग है। आरक्षण हमेशा परमानेंट नहीं रहेगा, उसको हटना ही पड़ेगा, देर या सबेर। वो चिल्लाने से नहीं होगा कि हम आरक्षण को कभी हटने नहीं देंगे। एक न एक दिन आरक्षण हटेगा और जरूर हटेगा। क्यों? और एक एक करके उन सभी जातियों को हटाया जाएगा आरक्षण के हिस्से जो मलाई का मोटा हिस्सा अब तक खा चुके हैं। क्यों? क्योंकि ओबीसी में और एससी में ऐसी बहुत सी जातियां भी रह गई हैं जिनको आज तक आरक्षण नहीं मिला है, उसका फायदा नहीं उठा पाए हैं। ठीक है, तो एक एक करके मजबूत होती जातियों को, चाहे वो कोई हो, जनरल कैटेगरी या कोई कैटेगरी हो, उसको हटना ही पड़ेगा। और आपके लड़ने से, वोट बैंक बनने से कुछ होने वाला नहीं है। अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में किसकी गरिमा, व्यक्ति की गरिमा यानी डिग्निटी। गरिमा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? डिग्निटी कहते हैं, डिग्निफाइड लाइफ। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो है, ठीक है, जीवन का अधिकार, वो केवल सांस लेने और पानी पीने, खाना खाने का अधिकार नहीं है, वो राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी है। ठीक है, यानी कि आपको कोई पुलिस वाला एक लाठी नहीं मार सकता है जब तक मजिस्ट्रेट आदेश नहीं देगा, याद रखिएगा। और मजिस्ट्रेट को भी उस आदेश देने के लिए जवाबदेह बनाया गया है, क्योंकि आप पर गिरती हुई प्रत्येक लाठी भारतीय लोकतंत्र का अपमान है यदि आपने कोई गलती नहीं की है। तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, तो जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं तो वैसे ही आपकी ग्रेविटी बढ़ जाती है। ठीक है, पुलिस वाले कब आप पर हाथ उठा देते हैं या ये करते हैं? जब उनको लगता है कि सामने वाले में वह बात नहीं है। हमारा संविधान हमको पार्ट 3 क्यों दिया है, मौलिक अधिकार, ताकि आप अपने पर्सनालिटी को क्या करें, ग्रो करें, अपग्रेड करें। ठीक है, इसीलिए हमारे संविधान का पहला पार्ट भारत की चौहद्दी बताता है कि ये जमीन है हमारी, हमारे पास इतना एरिया है, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये बताता है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बोलता है कि हमारे नागरिक हैं, ये जो यहाँ रहते हैं वो कौन है, भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक भारत के बाहर भी रहते हैं, उनकी भी सुरक्षा की जाएगी। तीसरे में कहता है कि केवल नागरिक रहने से थोड़ी होगा जमीन, उन नागरिकों की पर्सनालिटी भी डेवलप करनी चाहिए, इसीलिए आपको मौलिक अधिकार दिया गया है, याद रखिएगा। तो मौलिक अधिकार का एकमात्र उद्देश्य है भारत के नागरिकों का पर्सनालिटी अपग्रेडेशन। ठीक, और चौथे में सरकार से आशा की गई है कि अपने पास, तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज हैं उससे तुम क्या करोगे, तुम उनका सोशल और इकोनॉमिकल अपग्रेडेशन करोगे, क्योंकि केवल पर्सनालिटी बढ़ने से नहीं होगा जब तक कि लोगों का सोशल, सामाजिक उत्थान और आर्थिक उत्थान नहीं होगा। ठीक है, और यही कारण है कि उसके बाद इंदिरा जी ने क्या जोड़ दिया है 4 के क में 4A में, कि केवल आपके अधिकार ही नहीं होने चाहिए फंडामेंटल राइट्स, और केवल सरकार ही आपके लिए काम नहीं करेगी, आपका भी इस देश के प्रति कुछ कर्तव्य होना चाहिए। ऐसे ही जाके कहीं थूक दिए, कहीं कुछ कर दिए, ट्रेन में आग लगा दिए, बस में आग लगा दिए, यू कांट डू सच थिंग्स, याद रखिएगा। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, न भड़का सकते हैं लोगों को, न झंडे का अपमान होगा और ना ही जो है जनगण मन का अपमान होगा। हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे। ये सब कुछ कहां दिया हुआ है, ये सब कुछ यहां दिया हुआ है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, केवल पहले एकता यूज किया गया था यानी कि यूनिटी, इंदिरा गांधी ने उसमें और अखंडता भी जोड़ दिया, एंड इंटीग्रिटी, यानी भारत यूनाइटेड तो रहेगा ही, उसको खंड खंड भी किया नहीं जा सकता है। इंदिरा जी ने इसको जोड़ दिया अलग से, नहीं भी जोड़ती तो चलता है यूनिटी में, लेकिन अलग से उन्होंने इस शब्द को जोड़ के उसको और क्या प्रदान कर दिया, फोर्स। ठीक है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेटर्निटी।
फ्रैटर्निटी, ठीक है, जो ब्रदरहुड होता है वो ब्रदरन वाला ब्रदरहुड दूसरी चीज है। फ्रैटर्निटी जो है बंधुत्व, इसमें एकत्व की भावना ज्यादा है, तो सुनिश्चित करने वाली बंधुता, एकता और अखंडता, यानी हम सभी इंडियंस को, भले ही वो हमारा अपना सगा भाई न हो, लेकिन फीलिंग हमारी क्या रहेगी कि वी ऑल आर इंडियंस। जब ये फीलिंग आएगी तो कास्ट, क्रीड, धर्म, मजहब, ये सब क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको अपने जाति से जोड़ेंगे, धर्म से जोड़ेंगे, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है कि धर्म क्या है, अफीम है, और प्रियांक मार्क्स ने कहा है कि जाति जो है वो गांजा है, तो उसको फूकने से बेहतर है कि उसको छोड़ दीजिए। मतलब जाति जो है वो गांजा है, ठीक। और हम लोगों में स्पेशली हम लोग के बिहार में ये गांजा जो है थोड़ा ज्यादा चलता है, जाति वाला, ठीक। यहाँ पर लोगों को अपना ईगो बहुत होता है कास्ट वाला, कि हम फलनवा कास्ट के हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, तो हम राम के वंशज हैं, तो हम परशुराम के वंशज हैं। अंग्रेज मारे ना 190 साल सभी वंशजों को, ठीक है। तो आपके परदादा जो थे अंग्रेजों के गुलाम थे, चाहे आप किसी के वंशज थे, इतना हमको पता है, ठीक है। दृढ़ संकल्प होकर, ठीक है, विथ फर्म रेजोल्यूशन। दृढ़ संकल्प का मतलब होता है विथ फर्म रेजोल्यूशन। अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी, शुक्ल मतलब जो चांदनी रात हो, शुक्ल गोरा, उसकी सप्तमी तिथि, संवत 2006 विक्रमी, क्या यूज किया गया है, विक्रम संवत, जो 57 बीसी में शुरू हुआ था उज्जैन के किसी अज्ञात राजा के द्वारा। कई मूर्ख उसको चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य से जोड़ देते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल जो है वो काफी बाद में आया था, ठीक है, वो 4वीं शताब्दी में थे। और ये 57 बीसी में, ईसा पूर्व में कोई उज्जैन का अज्ञात राजा था जिसने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो है विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो यहां पर क्या यूज हुआ है, कौन सा संवत, विक्रमी, संवत 2006 विक्रमी, इसको पीछे कर लेना उतना आ जाएगा, ठीक है। को एतद द्वारा, एतद का मतलब होता है अंग्रेजी में हियर बाई, एतद का क्या होता है अंग्रेजी में, हियर बाई, हियर बाई यानी इसके अनुसार अभी तक, ठीक है। एतद द्वारा, को एतद द्वारा, कई लोग इसका मतलब ही नहीं समझते कि एतद द्वारा होता क्या है। एतद द्वारा का मतलब कैसे होता है कि हियर बाई, कि अतः, ठीक, इस टाइप से, अतः, ठीक है। इस संविधान को अंगीकृत, यानी कि अपना अंग कर रहे हैं, एम्बॉडिड कर रहे हैं उसको, अंगीकृत, अधिनियमित, उसको रेगुलराइज कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलेट कर रहे हैं, और आत्मार्पित कर रहे हैं, आत्मार्पित, ठीक है, खुद को समर्पित, आत्मा, आत्मा नहीं, आत्म अर्पित, खुद को अर्पित कर रहे हैं, तो ठीक है, सेल्फ। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि क्या क्या शब्द यूज किया गया है यहां पर, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित। हम खुद को सेल्फ को हम दे रहे हैं, कौन, हम भारत के लोग। इसीलिए जब जब संसद में, पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में टसल हुआ है आपस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों में कहा है कि न पार्लियामेंट ऊपर न न्यायपालिका ऊपर, सबसे ऊपर संविधान। क्यों, क्योंकि इसको किसने बनाया है, हम भारत के लोगों ने, और यहां जनता ही जनार्दन है, और जनता ने संविधान को सबसे ऊपर रखा है। इसलिए ना तो न्यायपालिका ऊपर, न संसद ऊपर, न कार्यपालिका ऊपर, ठीक है। तीनों के बीच में एक बैलेंस है। आप संविधान का पालन करेंगे तो सर्वोच्चता की लड़ाई ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। अच्छा देखो, लिखा ही है। प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, लिखा है ना नीचे में, जो उसका राइटिंग स्टाइल है लैंग्वेज का, वो कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की मुख्य बातें, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया, संविधान की कुंजी, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर नहीं कुछ समझ में आए तो हमेशा प्रस्तावना को देखिए, यही वो टॉर्च है। तो कहा गया था कि क्या प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, ठीक। शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पार्ट नहीं है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा कि बिल्कुल पार्ट है, ठीक है। इसमें संशोधन किया सकता है, लेकिन इसकी मूल भावना को तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए इंदिरा जी ने जब 3 शब्द इसमें जोड़े, तो चूंकि वो मूल भावना के खिलाफ नहीं था, सोशलिस्ट जोड़ी थी समाजवादी, सेकुलर जोड़ी थी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष, ठीक। दोनों में अंतर है। धर्म निरपेक्ष जो होता है केवल धर्मों के बीच में निरपेक्ष था, पंथ निरपेक्ष
पंथों, जैसे कि मान लो कि मुसलमान जो है इस्लाम है धर्म, शिया सुन्नी जो है पंथ हैं, हिंदू है धर्म, शैव और वैष्णव जो है पंथ हैं, सिख है धर्म लेकिन उसमें निरंकार जो हैं या जो आगे जो ग्रंथि ये सब क्या है, ये सब पंथ हैं, जैन बौद्ध, तो बौद्ध में हीनयान महायान ये सब पंथ हैं। यानी हम लोग पंथ के लेवल पर भी क्या हैं, निरपेक्ष हैं। ठीक है, डेट इज सेकुलरिज्म। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया है कि आप उसके मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी के जब जब संविधान में दिक्कत होगी इंटरप्रिटेशन में, व्याख्या में, तो आपको टॉर्च कहां मारना है, प्रस्तावना पर, कि प्रस्तावना देखो, आपको वहां से चीजें निकल करके आ जाएंगी कि फैसला कैसे लेना है। संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु क्या है, हम भारत के लोग। ठीक है, ये सबसे ऊपर है। प्रस्तावना में लिखित शब्द यह था, हम भारत के लोग इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संबुदा का उद्घोष करते हैं। ये क्या बता रहा है कि यहां पर सबसे ऊपर कौन है, हम भारत के लोग, यहां कोई और सर्वोच्च नहीं है, कोई संप्रभु नहीं है, जनता ही यहां क्या है, जनार्दन है। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप इसको लेकर कोर्ट में उतर नहीं सकते हैं। यह निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में। तो यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। लेकिन एक चीज यहां देखिएगा, ये सारी बातें यहां देख रहे हैं ना, जो इसमें दिख रहा होगा, हम भारत के लोग ये कर रहे हैं। कहा जाता है कि इन सभी चीजों को कहां जगह दे दी गई है, संविधान में। कहते हैं कि आप इसकी रक्षा नहीं, जैसे कि व्यक्ति की गरिमा नष्ट कीजिए, आ जाएगा आर्टिकल 21, आपकी रक्षा के लिए कौन आ जाएगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को जरा तोड़िए, देखिए आपका देह तोड़ देंगे सब, समझ रहे हैं ना। तो ये कोई भी काम जो इसमें दिया हुआ है सब हमारे संविधान में वर्णित है। इसलिए ये कहना कि प्रस्तावना की अवहेलना करने पर आपको जो है आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपका भ्रम है। आप पंथ निरपेक्षता के खिलाफ जाइए, समाजवाद के खिलाफ जाइए, आप कहिएगा कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो रामलल्ला के इसमें क्यों जा रहा है। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको तो नहीं जाना चाहिए था हम लोग में, इसमें मतलब अयोध्या में, तो वो क्यों गए। तो सबसे बड़ी बात है कि 1985 में एक शाहबानो केस आया था, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, शाहबानो का मामला था 3 तलाक से जुड़ा हुआ। शाहबानो ने अपने शौहर के खिलाफ केस किया कि उसने 3 बार तलाक देके हमको जो है ये कर दिया है, बेवा जैसा कर दिया है एकदम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973 के अंतर्गत, और शाहबानो को मेंटेनेंस देने का उसके शौहर को आदेश दिया गया कि तुम मेंटेनेंस दो। लेकिन जो मुस्लिमों का जो पर्सनल लॉ है, जिसके कारण वो विरोध करते हैं आर्टिकल 44 का कि हमको समान नागरिक संहिता नहीं चाहिए, भले ही कहेंगे कि भेदभाव होता है कई लोग, लेकिन समान नागरिक संहिता भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि दे वांट सम स्पेशल प्रिविलेजेस, लड़के पार्टिकुलरली जो मर्द होते हैं। तो वहां पर शाहबानो मामले में क्या देखा गया कि राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा और कहा कि शरीयत कानून के अनुसार जो है मुस्लिम महिला को जो है मेंटेनेंस केवल इद्दत की अवधि के दौरान ही मिलेगा, इद्दत पीरियड। अगर एक हिंदू महिला, उनको कहिएगा थोड़ा धीरे बात करेंगे, ठीक है, आवाज आ रही है इधर, तो जो हिंदू जो महिला होगी, अगर उसको उसका कोई पति छोड़ देता है तो ऐसी स्थिति में उसके पति को, अपनी पत्नी को जो है लाइफ टाइम जो है मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ठीक है, जब तक कि वह दूसरी शादी ना कर ले, जब तक कि वह युवक खुद ही हिंदू युवक ना मर जाए, या उसकी पत्नी ना मर जाए, या वो अपने मर्जी से विवाह ना कर ले, या फिर उसकी कहीं जॉब लग जाए, कुछ पैसा कमाने लगे अपना।
तब तक पति को 1/3 पूरी जिंदगी देना पड़ेगा, ठीक है, हिंदू पति को। लेकिन मुस्लिमों में शरीयत कानून क्या कहता है कि जो इद्दत की अवधि है आपको तभी तक जो है मेंटेनेंस देना। और इद्दत की अवधि क्या है? इद्दत की अवधि है कुल जमा मिला के 3 महीना भी नहीं सूद से। कहा जाता है कि इद्दत की अवधि जो है 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, 3 मासिक धर्म की अवधि तक है बस। अगर पुरुष देगा तलाक तब, अगर मुस्लिम महिला अपने शोहर से तलाक लेती है तो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड या 3 लूनर मंथ्स। 3 लूनर मंथ्स का मतलब होता है 14 दिन पूर्णिमा, 14 दिन अमावस्या का 1 लूनर मंथ 28 दिन, यानी 28, 28 और 28 दिन, या दोनों में जो पहले होगा या तो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड खत्म हो जाए या फिर 3 लूनर मंथ खत्म हो जाए, और इतने में आपका मेंटेनेंस क्या होगा, गया। बाकी जो महर की रकम है जो 20, 25, 30 हजार जो तय होती है वो दीजिए या निकलिए। अब बताओ कि वो मुस्लिम औरत कहां जाएगी, महिला, ठीक है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने साहबानो मामले में कहा कि दिस इज अ ग्रेव इनजस्टिस डन टू द मुस्लिम वीमेन इन इंडिया, और ये नहीं चलने देंगे। राजीव गांधी की सेकुलर सरकार ने क्या किया कि मुस्लिमों के पर्सनल लॉ को तरजीह दे दी और कहा कि 1973 का क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट इस मामले में, तलाक के मामले में, ये भारत के मुस्लिमों पर लागू नहीं होगा, ठीक है। और हिंदू पुरुष जो हैं, सिख और जैन बौद्ध, ये जीवन भर मेंटेनेंस देंगे, लेकिन ये मुस्लिम पुरुषों के ऊपर लागू नहीं होगा। और ये कह करके साहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया। तो जब सेकुलर भारत में वो हो सकता है तो ये तो बेचारा जाके रामलला में अपना पूजा पाठ किए हैं, ठीक है। तो जब वो कर सकते हैं सेकुलर इंडिया में मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव, तो ये तो बेचारा अपना जाके भगवान को पूजा अपना चला आया आदमी, सिंपल, ठीक है। तो अगर जैसा कहते हैं कि सवाल उठेगा कि आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री का ये जाना कितना अच्छा है, तो भैया जब राजीव गांधी जी का साहबानो मामले में फैसला पलट देना बहुत अच्छा था, तो ये तो बहुत छोटा काम है, बिकॉज ही इज ऑल्सो ए हिंदू, सिंपल। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ किया है वहां पर, तो वो गए, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना मदन गोपाल मामले में यूनियन ऑफ इंडिया में, ये जितना ये कह रहा है कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं कर सकता, आप प्रस्तावना की एक एक चीज को देखिए, आपको लगता है कि आप उसके किसी भी बात की अवहेलना कर सकते हैं? हर जगह क्या बना हुआ है संविधान में। तो ये सब टोटका है कहने का। सुप्रीम कोर्ट बाद में अपने इस निर्णयों को जो है ये की है, इसमें दिया हुआ ये सब ऐसे। बेरूबाड़ी जो था हम लोग के पश्चिम बंगाल और तब के पूर्वी पाकिस्तान, उसमें बांग्लादेश नहीं बना था, 1960 की घटना है। बेरूबाड़ी जो था पश्चिम बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में एक एरिया था, ठीक है। नेहरू सरकार ने क्या किया कि बेरूबाड़ी जो है वो पूर्वी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान को सौंप दिया। पूरे देश में हंगामा हो गया 1960 में कि आप ये सौंप कैसे सकते हैं, तो नेहरू केस हो गया। बेरूबाड़ी यूनियन जो है 1960 में सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध होगी, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर सस्पिशन होगा, सस्पिशियस, तो वहां प्रस्तावना क्या करेगी, विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। हम लोग प्रस्तावना हमारे लिए टॉर्च है, ठीक। फिर इसमें क्या गए, इसमें देखा गया कि क्या कह रहा था ये, एकता और अखंडता। जब अखंडता कहा गया है तो आप कैसे इसके हिस्से को तोड़ करके किसको दे रहे हैं, पाकिस्तान को, ठीक है। तो नेहरू सरकार ने कहा था कि आर्टिकल 3 में हमको ये पावर है कि हम किसी भी स्टेट को, अपने स्टेट को छोटा बड़ा काट सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुनिए मिस्टर नेहरू और उनकी सरकार, आप ये कर सकते हैं देश के भीतर। आप बिहार से झारखंड को निकाल सकते हैं, आप बंगाल से आप कुछ निकाल के बांग्लादेश अपने पाकिस्तान को नहीं दे सकते हैं, इसमें अंतर है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। इसके लिए वो 9th शेड्यूल लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल दिए, सॉरी 9th शेड्यूल कर रहे हैं, ये 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 9वां संविधान संशोधन। 9वां संविधान संशोधन किस लिए आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केवल और केवल बेरूबाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, और फिर नेहरू जी ने बेरूबाड़ी पाकिस्तान को दे दिया, समझिएगा।
ठीक है, ये 1960 का मामला था। बेरूवाड़ी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को फिर से संविधान का अंग नहीं माना। ठीक है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु अब देखो आगे चल के सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती केस आया 1973 में, इसमें क्या कहा गया, प्रस्तावना संविधान का अंग। हम कैसे बोले कि आगे चल के बताएगा कि यह मूर्खता था सुप्रीम कोर्ट की कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग। हम बताए ना आप लोग कि प्रस्तावना का एक एक शब्द किससे मिलता है, संविधान से, और आप कैसे कह सकते हैं कि वो पार्ट नहीं है, भले बाद में जोड़ा गया है। ठीक, तो बाद में खुद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको सुधारा। अब इसलिए विधायिका अब उसमें संशोधन कर सकती है, और यही कारण था कि इसके बाद जो है इंदिरा जी ने उसमें 3 शब्द जोड़ दिए। केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार मूल ढांचा का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या था थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और प्रस्तावना को क्या माना, संविधान का मूल ढांचा। आप संविधान में अच्छा संशोधन कर सकते हैं, बुरा संशोधन नहीं कर सकते हैं। और ये क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। आप इसको चोट, लोकतांत्रिक मूल्य जो है वो हमारे मौलिक ढांचे हैं। टेम्पररी गवर्नमेंट, ठीक है, रिपब्लिक, टेम्पररी गवर्नमेंट मतलब कि हर 5 साल पर चुनाव होना, ठीक है, लोगों के द्वारा चुना जाना, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये सब कुछ क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। संसद संविधान के मूल ढांचे में देखो नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है, नकारात्मक संशोधन जो है वो नहीं होगा। स्पष्ट संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसे मूल ढांचा का विस्तार हो और वो मजबूत हो। आप मजबूत कर सकते हैं लेकिन उसको कमजोर नहीं कर सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की माने एकता के बाद और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये शब्द ऐसे है जोड़ा क्या गया है, और अखंडता, ये 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। भारत के संविधान के प्रसारण में 3 प्रकार का न्याय दिया हुआ है, बता चुके हम पहले ही, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, ठीक है, जो आपका धर्म, उपासना, जो वर्शिप का जो प्रोसेस है। 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। इसमें 4000 से भी ज्यादा जो है शब्दों का, नहीं 4000 वो तो छोटा पड़ेगा, और भी है कुछ, हम भूल रहे, मिस कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा शब्द है इसमें। यह आधा कठोर और आधा लचीला है, ठीक है, ये जो है फ्लेक्सिबल भी है और ये रिजिड भी है, ठीक है, इट इज पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल, इट इज पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल। एंड इट इज पार्शियली फ्लेक्सिबल, जहां जरूरत पड़ती है वहां कठोर हो जाता है और जहां जरूरत पड़ती है वहां लचीला हो जाता है, यानी कि हाईली एडेप्टेबल है समय के अनुसार। ये आपको आपकी औकात भी दिखा सकता है और जरूरत पड़ने पर आपकी मदद के लिए खड़ा भी हो सकता है, ठीक है। लिखित संविधान की अवधारणा किसकी देन है, फ्रांस की। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस की देन है। और प्रस्तावना में प्रयुक्त 3 शब्द, स्वतंत्रता, ठीक है, जो लिबर्टी, यहां स्वतंत्रता के लिए फ्रीडम नहीं, यहां पे क्या यूज करना, लिबर्टी, ये शब्द फ्रांस के संविधान से लिया गया, लिबर्टी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों शब्द कहां से लिए गए हैं, फ्रांस की क्रांति से। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, न कि संसद अथवा न्यायपालिका। भारत का संविधान अपनी अथॉरिटी कहां से प्राप्त करता है, जनता से। प्राधिकार का मतलब है अथॉरिटी, हम अथॉरिटी कहां से लेते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 वह कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है
जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो भारतीय संविधान का 2/3 है। भारतीय संविधान का 2/3 कहां से है? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। भारत के संविधान में कहीं भी जो है संघीय शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। कहीं भी फेडरल गवर्नमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। यूनियन ऑफ फेडरल स्टेट्स होता है ना, नहीं किया गया है। क्या यूज किया गया है? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या होता है कि दो, अंग्रेजी में दो शब्द होता है, संघ है। कहा गया कि जो भारत क्या है वो राज्यों का संघ है। संघ के दो मीनिंग हैं, यूनियन है और एक फेडरेशन है। अमेरिका का जो संविधान है, ठीक है, वो कहता है कि अमेरिका क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। भारत क्या कहता है कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। जो यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यहां पर यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या होता है कि सेंटर में चारों तरफ जो स्टेट्स होते हैं, यहां पर सेंटर है, सबका अट्रैक्शन किधर रहेगा? सेंटर पर। ठीक। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में क्या होगा? यहां पर सेंटर है लेकिन सारा जो है वो किधर रहेगा? स्टेट्स। यहां स्टेट्स को ज्यादा ऑटोनॉमी मिली होती है। यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या है? स्टेट्स एक बार आ तो सकते हैं लेकिन यहां से जा नहीं सकते हैं। अमेरिका ने बाद में धीरे धीरे खुद को यूनियन की तरफ मोड़ लिया और यही कारण था कि इसमें फेडरेशन ऑफ स्टेट्स आया था तो आगे चल के सिविल वार हो गया। 13 स्टेट्स में से 6 एक तरफ और 7 एक तरफ क्या हो गए? लड़ गए अलग होने के लिए। बाद में अमेरिका जो है वो भी अपना फेडरेशन को क्या कहा? यूनियन की तरह यूज किया है कि अब वहां भी कोई राज्य अमेरिका से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो भारत का अपना जो यूनियन है, शब्द एक ही है संघ, और ये भी, लेकिन यहां पर हम लोग ले क्या है? संघ, यूनियन है। ठीक है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ठीक समझ में आ रहा है? घुस रहा है दिमाग में क्या क्या है? अभी 2 गो आए, लड़का लड़की, ठीक है। तो जब भी अक्सर लड़का लड़की साथ में आते हैं तो दोनों का एक अपना कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, प्यार भरी बातों में एक ये होता है ना, हम तुमको पढ़ाएंगे, तुम पढ़ना, हम भी पढ़ेंगे, हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ाई छोड़कर बाकी सारा काम होता है। तो लाइब्रेरी में बैठे रहेंगे। अच्छा, किस चीज की तैयारी करती हैं आप? ओ, हम भी। और उसके बाद जो है पढ़ाई छोड़कर उसके बाद सब होता है, केवल नहीं होता है तो पढ़ाई। ठीक है, बहुत बाद में समझ में आता है कि क्या क्या गया और क्या क्या डूबा। ठीक है, इसीलिए अंत में जेठालाल बिकम्स द अल्टीमेट विनर। जो कहीं कमरे में बैठ के पढ़ रहा होता है और लास्ट में बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया लेके चला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ रहा होता है कहीं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, अब बहुत देर से दोनों छटपटा रहे थे। वो जैसे ही अपना मुंह नीचे करके सोने लगी, वो समझ गई घुस तो रहा नहीं कुछ था, मतलब कहीं से सुन के आए होंगे सब कि चलो ना वहाँ होता है, बड़ा बढ़िया होता है। यहाँ आने के बाद लगा क्या सलाई बोल रहा है। उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ देर के बाद वो ऐसे सो गई। फिर अब हम इधर मुड़े क्यों? क्योंकि अब हो क्या रहा था, अब उसको समझ ही नहीं रहा था कि निकले कैसे हम लोग, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे। हम इसलिए हम आराम से इधर पहले मुड़ गए। हमें कि जब तक हम यूनियन और फेडरेशन करते हैं तब तक तुम लोग, क्योंकि ना उसको अब समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे निकला जाए। दोनों आपस में बतिया रहे थे। हाँ हाँ हाँ, कि
कि निकले कैसे ये दोनों कोशिश कर रहे थे। क्यों था कि कुछ देर में वो लड़की जो थी ऐसे करके सो गई, मतलब कही कि हे भगवान कहाँ फंस गए हम लोग, किसी बेवकूफ़ के रिकमेंडेशन पे आ गए होंगे। अब हम ये समझ गए कि अब इनको हम मौका कैसे दिलाने का, क्योंकि मौका क्या होता है कि जब टीचर उधर मुड़ता है ना तो जनता पीछे से निकलती है कि सामने के लिए तो इसीलिए हम आराम से अपना मुंह इधर घुमाए। हम कहें कि जब तक हम लिख लेते हैं यूनियन ऑफ फेडरेशन तब तक तुम लोग कल्टो, हाँ निकलो। तो लगता होगा अरे बाप उधर मुड़ा भागो यही मौका है। अरे बेवकूफ हम मुड़े ही इसलिए, अच्छे से हम इसीलिए मुड़े, हम देखा होगा कि कुछ देर तक हम बिल्कुल नहीं देखें, मतलब होता है ना कि नहीं तुम आराम से इधर मुड़ के देखते रहते हैं। हम और वो दोनों खट खट पहले एक भागी और फिर हम थोड़ा देर देखे एक ही दूसरा का जो अकेले है वो अब वो कैसे रहेगा। तो अब वो नीचे जाके खड़ी होगी पीछे पीछे ये भागा। तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत जो विदेशों से लिया गया, ये भी मतलब अजीबे है। हाँ, जैसे कि अगर मनोज शर्मा का या श्रद्धा जो है इन लोगों का देखिए तो ये दोनों एक दूसरे को पढ़ने में मदद भी की। फिल्म में तो बहुत चीज झूठ दिखाया है, इंटरव्यू आईएएस का वैसे नहीं होता है, चमड़िया दूध देगा उसे बोलिएगा तो ठीक है। ये सब चीज मसाला होता है। अब इसमें क्या होगा ना, देखो कि अब हमको आईएएस बनना है, एक चीज हम बता दे रहे हैं कि आईएएस आईपीएस बनने के लिए आपका बेस बहुत मजबूत होना चाहिए पढ़ाई में, ठीक है। और जिस समय मनोज शर्मा बन गए ना 2013 तक थोड़ा ठीक था, आसान था कि रट्टा मारकर आप आईएएस बन सकते थे। अब उतना आसान नहीं रहा है, आपको शार्प होना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको रात दिन जो है मोबाइल फोन को सिरहाने रख करके दूर रात दिन 1.5-2 साल तक पढ़ना पड़ेगा, 1.5-2 साल तक शार्पनेस के साथ, तब जाकर के आप उसके तैयार होते हैं। इसलिए हम इन लोग तरह मूर्ख नहीं बनाते हैं कि तुम आ जाओ मेरे यहाँ पढ़ लो तैयारी। हमको पहले खुद को आंक लो कि उतना काम कर सकते हो कि नहीं, तभी आना, वरना इस दलदल में। तो ये सब 12 फेल जो ऑफिस में जो सुभाष भाई का फोटो लगा हुआ है हम लगाए हैं, जो वो हमको बहुत मानते हैं। सुजीत जो मनोज शर्मा था उनका रैंक 125 था, इनका रैंक 74 था उसी बार, ठीक है। और पटना के कमिश्नर कुमार रवि का रैंक 10 था। अभी जो पटना के डीएम थे और अभी कमिश्नर है पटना के, पटना कमिश्नर का रैंक क्या था 10 था। सुभाष भैया का रैंक 74 था। मनु महाराज का रैंक 132 था। मनोज शर्मा का रैंक 125 था। रांची आईजी पंकज कंबोज भैया हैं उनका रैंक 180 था। ये सब वो लोग हैं जो हमको और हम उनको जानते हैं, समझ रहे हैं ना। उस बैच के कारण क्या था, उसी समय हम तैयारी के लिए पहुंचे थे और ये लोग मेरे हीरो थे, मतलब देख करके। तो और सुभाष भी हमको बहुत मानते हैं, मतलब एकदम भाई जैसा मानते हैं। तो और कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ कुछ दिक्कतें आई हैं तो पूरा जो है आईपीएस लॉबी उस बैच का अलर्ट मोड में आ जाता है हमको प्रोटेक्ट करने के लिए कि उससे कुछ होना नहीं चाहिए। तो ये भी है, एक फ़ायदा मिल जाता है हमको थोड़ा सा। और उसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं। लॉ करने के कारण जुडिशरी में भरमार हैं लोग, भरे हुए हैं हर जगह, कहीं ऐसा नहीं। हम तो कभी जुडिशरी की तैयारी नहीं की है, लेकिन हमारे दोस्त लोग जो हैं एक साथ हम लोग एक बैच में 2500 लोग थे वकील। सीएलसी में लॉ फैकल्टी में 2500 सीटें रहती हैं और लड़के बैठते हैं 2-2.5 लाख एंट्रेंस के लिए। हम उसमें टॉप 10 में थे एंट्रेंस में लॉ फैकल्टी में, जहाँ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं अभी चंचूड़ जी, उसी कॉलेज से पढ़े जिससे हम पढ़े हैं। तो वहाँ पर 3 कॉलेजेस हैं, सीएलसी, LC1, LC2, जिसमें सबसे बेस्ट सीएलसी माना जाता है, ठीक है, कैंपस लॉ सेंटर। और भारत के आधे जज जो हैं वो सीएलसी से पास आउट हैं, ठीक है। और उसमें एडमिशन आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन से मिलता है, इससे नहीं मिलता है। और तीनों ही कॉलेजेस में 800 कुछ को एडमिशन मिलता है। यानी एक बार में 2500 स्टूडेंट्स एक बैच के होते हैं, निकलते हैं। उस 2500 में से कम हर बैच में जो है 200-300 जज बनते हैं, ठीक। बाकी वकील बनते हैं बड़े बड़े। कुछ लोग हमारे से मूर्ख होते हैं जो वकालत छोड़ के ये सब करने लगते हैं, ठीक है। भारत का संविधान निम्न देशों के ये से लिया गया है। हम लोग अमेरिका से क्या क्या लिए हैं प्रस्तावना, हम भारत के लोग। भाषा जो है लैंग्वेज स्टाइल ऑस्ट्रेलिया से है। फंडामेंटल राइट्स
ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, कानून बनाया गया विधायिका के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, उसको रिव्यू कर सकता है कि जो कानून बनाए हो वो संविधान के अनुसार है या नहीं है। दूसरा, अपने गलत फैसला दे दिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, preamble is not the part of the constitution, but later on it itself reviewed it, and then later on it said that yes, preamble is a part of constitution। बाद में उसने खुद को ही सुधारा। कैसे? पुनर्समीक्षा, रिव्यू, फिर से देखो कि क्या पिछली बार कुछ गलती हो गई है, उसको सुधारो। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुधार कर क्या किया कि अब प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। देखो लूसेंट के लिखने का तरीका कितना गलत है। इसको लिखना चाहिए कि शुरुआती मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुधार करते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना। तो इसका लिखने का तरीका क्या है कि शुरू में ऐसा जाएगा, बच्चा अगर 2 पेज पढ़ेगा तो कहेगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग, और उसको लेकर लड़ जाएगा। आप ही को ज्यादा बुझाता है, लिखा हुआ है वहां के नहीं है। और हम उस समय सोच रहे थे कि क्या लिखा हुआ है, इसकी भाषा में सुधार होनी चाहिए कि, और यही कारण है कि स्टूडेंट कंफ्यूज करने लगते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कैसे पढ़ते हैं अलग बात है। संविधान की सर्वोच्चता, न पार्लियामेंट सर्वोच्च, न न्यायपालिका, न प्रधानमंत्री, न कार्यपालिका। कौन सर्वोच्च? कॉन्स्टिट्यूशन, जो लिखा हुआ है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, सर्वोच्चता नहीं। न्यायपालिका मस्ट बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा तो नेता लोग दबाव डाल के क्या करेंगे। प्रयागराज इलाहाबाद में गुंडा हुआ करता था अतीक अहमद, जो कि दुर्भाग्य से सांसद भी बना था। तो 44 साल तक उस पर मुकदमे तो खूब हुए, लेकिन किसी मामले में उसको सजा नहीं हुई। कारण क्या था? वो डरा देता था, गोली मार देना, ये कर देना। शरीफ लोगों अपना जो है दब के रहते थे। एक बार एक मामला हुआ जिसमें उसको बेल देना था, हाईकोर्ट में मामला गया इलाहाबाद ये में, और इलाहाबाद बेंच में जब मामला गया तो 10 जजेस ने हाईकोर्ट के एक के बाद एक उसका मामला सुनने से ही इनकार कर दिया। हाईकोर्ट का जज समझ में आता है भौकाल। हाईकोर्ट के 10 जज जो हैं अतीक अहमद का डर के मारे बेल पिटीशन सुनने से मना कर दिए कि ना भैया हमको नहीं मतलब है। अंत में 11वें आए, लोगों ने कहा वाह अब शेर आया एक, चलो कम से कम एक तो शेर है, और आते ही सबसे पहले बोले बेल ग्रांटेड। मतलब 10 डर से नहीं आए, 11वां ने क्या कहा? बेल ग्रांटेड। क्यों 44 साल तक उसको सजा नहीं हुई? क्योंकि किसी भी मामले में गवाह क्या होते थे डर के मारे कोर्ट में। उमेश पॉल ने हिम्मत की राजूपाल मामले में, उसको मार दिया। सीसीटीवी में साफ दिखा उसका बेटा गोली मारते हुए। और जब हम पता किए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो पता लगा कि इसके जो बड़े वाले 3 बेटे थे, मतलब बड़े वाले 2 बेटे इतने बदमाश थे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में टीचर प्रिंसिपल किसी को पीट देते थे अपने कॉलेज में। इट्स पॉसिबल ओनली इन इंडिया। लेकिन सरकार बदली, निजाम बदला, और वो अपने अंजाम को पहुंच गया। याद रखिएगा, क्योंकि पता था कि जुडिशरी कहीं ना कहीं फेल्योर तो है। ठीक है, आप व्यवस्था करा दिए सब, ठीक है। इसीलिए कई लोग डर गए हैं भय से, क्योंकि जहां फैसला वैसे नहीं होता है तो फिर सरकारें अपने हिसाब से फैसला। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिखी तो है यहां पर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लेकिन कई बार जजेस, क्यों इन बाहुबलियों को सजा नहीं होती है? ये जो हैं सब यहाँ गुंडे, ठीक है, विधायक सांसद बिहार में ही देख लो कितने हैं, क्यों इन लोगों पर 30-30 मुकदमे चल रहे होते हैं लेकिन सजा नहीं होती है? क्योंकि लगता है कि कहीं ये मरवा न दे। जजेस को भी डर लगता है कि भाई हमारा बच्चा जा रहा है स्कूल, कहीं पकड़ के उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। धनबाद में आपने देखा होगा कि सब कुचल दिए थे एक जज साहब को, वो मॉर्निंग वॉक करने जाते थे रोज और कुचल दिए। तो ये भी होता है, इस कारण भी जजेस की सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि कोई उनको धमकी न दे और वो फ्री होकर के अपना मुकदमा सुन सके, इंडिपेंडेंट जुडिशरी।
और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी की नहीं चलती। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक जज की सुरक्षा सीआरपीएफ की पूरी टीम करती है, ठीक है, और वो सब जो है वहां पर पूरी सिक्योरिटी में चलते हैं, 36 जवान जो रहते हैं एनी टाइम तैयार रहते हैं, ठीक है। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट के जज फ्री होकर के अपना कि तू अगर कोई दिया धमकी तो टांग लेंगे सब, ठीक है। सीआरपीएफ को 36 जवान समझ में आता है? काफी होते हैं, छोटी मोटी एगो सेने है वो, ठीक है। निर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका से लिए हैं, तरीका भले उनका अलग है चुनाव का, लेकिन निर्वाचित राष्ट्रपति होंगे हमारे, यानी ठीक है ये यहां से, और उस पर महाभियोग इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट केवल प्रेसिडेंट पर लगता है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कैग, सीएजी और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन लोगों पर इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। दोनों में अंतर है। इम्पीचमेंट किस पर लगता है? केवल प्रेसिडेंट पर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, बाकी जजेस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, बाकी जजेस, कैग और चीफ इलेक्शन कमीशन के केवल मुख्य चुनाव आयुक्त, बाकी दोनों नहीं। बाकी दोनों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट हटाते हैं, ठीक। लेकिन अगर वो दोनों सुप्रीम कोर्ट में उतर गए तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि दोनों को किस ग्राउंड पर हटाया गया है। ग्राउंड सही है तो ठीक, लेकिन अगर ग्राउंड इलॉजिकल है, इर्रेशनल है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगी? खत्म कर देगी, क्वेश्चन कर देगी। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए, देखो महाभियोग कहां लिखा हुआ इम्पीचमेंट, बाकी को क्या लिखा है, और वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा, ये सॉरी वित्तीय आपात, वित्तीय यहां कॉमा डाल दीजिएगा, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी और कानूनों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14 का सेकेंड पार्ट, आर्टिकल 14 का सेकेंड पार्ट। ये आर्टिकल 14 में दो चीजें हैं, ठीक है। आर्टिकल 40 में विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से और विधियों का समान संरक्षण यूएसए से, ठीक है, आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 के दो पार्ट हैं, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर, दैट इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये लिया गया है कहां से? सुप्रीम, ये यूएसए से। तो इसको देखिएगा एक बार, कर देते हैं, मान लो बाकी दोनों पढ़ते ही रहेंगे। आर्टिकल 14 याद रखना, ठीक है। इट हैज टू पार्ट्स। देखो दोनों बोक्का चले गए, जबकि हम कई चीजें वैसे काम की बता देते हैं जो आपको वैसे पता नहीं चलता है। तो क्या है विधि का मतलब? क्या होता है? कानून। ठीक है, विधि की समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये लिया गया है यूएसए से, ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से, इंग्लैंड से। विधियों के समक्ष समता, विधि की समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। क्या है इसका अंतर? ठीक है, जैसे विधि के समक्ष समता, आप ये अमीर हैं और ये गरीब हैं, ठीक है, दोनों ने मर्डर किया, उन्होंने मर्डर किया जो धनी हैं, और गरीब ने भी मर्डर किया, दोनों को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। आप धनी हैं, आप गरीब हैं,
आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, ठीक है, आप ब्राह्मण हैं, आप शेड्यूल कास्ट हैं, इसका कोई फर्क। आपने मर्डर किया, आपको सजा मिलेगी बराबर, विधियों का समान संरक्षण। हम हैं अंबानी और आप हैं रोड छाप, हम दोनों में लड़ाई हो गई, ठीक है, हम रख दिए कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ठीक है, रविशंकर प्रसाद, ठीक है, राम जेठमलानी का पूरा खानदान तो अब नहीं है, मतलब समझ गया, मतलब देश के सब बड़े से बड़े वकील कहाँ आ गए, अंबानी की साइड में। एक वो सामने है वो फुचका वाला, उससे लड़ाई हो गई है गुपचुप वाले से। अब गुपचुप वाले के पास ₹1 नहीं है कि वकील खड़ा कर सके। अब क्या होगा, आर्टिकल 39A निशुल्क विधिक सहायता। अब आ जाएंगे इधर से कुमार प्रियांक फुचका की तरफ से, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी NLSA, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार आपकी सेवा में सदैव हाजिर है, अगर आपके पास वकील रखने को पैसे नहीं है तो। अब उधर से आएंगे मुरारी लाल, मतलब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार से फुकचा वाला की तरफ से, गुपचुप वाला की तरफ से। अच्छा, कभी से बुलाए हैं, घबराओ मत, हम हैं। आयो समझ में, विधियों का समान, धनी के पास अगर वकील है, गरीब के पास नहीं है, तो सरकार उसको वकील मुहैया कराएगी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहां से आया है, ये दोनों बातें कहां लिखी गई हैं, अब समझ में आया। आर्टिकल 14 में कितनी बातें हैं, 2। अब ये क्लियर था कि नहीं इसके पहले, अब हो गया ना क्लियर, थैंक यू बोलो, ठीक है। तो आर्टिकल 14 समझ में आया जी भांजे, ठीक ठीक। वो संदेश कुमार सुनी के भांजा है इसलिए। ब्रिटेन, और आप ये किसी से भी पूछ लीजिए इस इलाके में जितने पॉलिटी के टीचर होंगे, कहिए कि हमको आर्टिकल 14 थोड़ा समझा दीजिए, हैं क्या, बस इक्वलिटी बिफोर लॉ हो जाएगा। इसके अलावा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उनको पते नहीं है, वो सिर्फ विधि के समक्ष समता। तो ये कहां से लिया गया, कानूनों का समान संरक्षण USA से लिया गया, समझ में आया। इसीलिए बढ़िया टीचर से पढ़ना चाहिए, ये सब बोका तोका से पढ़ के। अच्छा एक चीज है, अगर मेरे बारे में ढंग से अगर दुनिया जान जाए तो मेरे यहां भी भीड़ आ सकती है, क्या आती काहे नहीं है, हैं? क्या तो आप काहे नहीं बताते हैं, लेकिन आता नहीं ना है ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, चला रहे होते हैं, वही कर रहे हैं ना कि अभी हम जैसे प्लेटफॉर्म वाले हमको बुलाए हुए हैं अपने यहाँ, मतलब पढ़ाने के लिए, टीचर उनका का हो गया है BPSC में, तो वहाँ बहुत बच्चे हैं ऑनलाइन में, और वो जब वहाँ हम वहाँ बहुत कम मतलब पढ़ाए हैं, समझ आ गया, मतलब जितना बोला गया था, क्योंकि अपने यहाँ तो हम आराम से पढ़ा सकते हैं, यहाँ हमको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन दूसरे के यहाँ क्या है कि आप पर एक रहता है ना कि सर थोड़ा सा, मतलब सोचो वहाँ का फीस कहाँ है, आधा लाख के आसपास है वहाँ, मतलब क्या हम बोलें। और उसके बाद वहाँ सर तो हम क्या, वी हैव बिकम ह्यूज फैंस ऑफ योर्स, मतलब कि अभी तक तो आप बोरिंग रोड में क्यों नहीं आ रहे हैं, तो हम मतलब हम लोग यहाँ चाह रहे हैं कि आप कहाँ हैं सर, आप कहाँ है स्टूडियो, तो आ गया। तो अब सोचो कि वो क्या कह रहे हैं कि आप यहाँ आ जाइए, क्योंकि उनको बाइलिंगुअल पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं है जो इक्वल कमांड के साथ इंग्लिश हिंदी दोनों पर पढ़ा सके। और यहाँ देखो कैसे ही हो गए, तरीका क्या होता है, मान लो कि अगर अभी हम मुस्लिम होते ना, हम पाकिस्तान को गरिया रहे होते हैं, तो देखते यहाँ पर जो है चरम सुख मिलने लगता है सबको, जनता को, ठीक है। क्या आप समझिएगा इस बात को, यहाँ की जो उनका जो मोडस ऑपरेंडी था
कि इतना गरियाओ पाकिस्तान को कि सब हमको राष्ट्रभक्त घोषित कर दें। अब पागल जनता पीछे पीछे एकदम हो। मूर्खों का क्या है, पाकिस्तान को गरिया दीजिए, हम पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को गरियाएंगे फिर भी कोई नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यहां जो वहां से खाली गाली सुना दे, उतने में खुश, बस बस अब हो गया, ठीक है 56,000 राखी बंधवा लीजिए, हो गया। अरे यार, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है ये बताओ। और सबसे बड़ी क्यों तो और हम ये कह रहे हैं कि जितने बड़े टीचर हैं ना, एक दिन एक बड़े टीचर ने हमको कॉल किया, कहीं से फोन नंबर मिला और कहा ना कि सर आप आ सकते हैं अभी 7 बजे। हम कहे भाई हम दानापुर में रहते हैं, हम कहाँ से आ पाएंगे अभी 7 बजे। तो बोले कि हम बोले कि कल आते हैं हमको आप पहले बता दिए होते। तो बोले कि सर अगर कोई वीडियो है तो भेजिए ना, हम अपना लिंक दे दिए, ठीक है। उसके बाद फिर उसका कभी फोन नहीं आया। कारण पता है, उसको पता है कि यूसर्व कर लेगा क्लास को। आई बस समझ में, उसको पता है चूंकि वहां पर हजारों बच्चे हैं और उसको पता था उसको टीचर कैसा चाहिए था, शांत रहे। कहने का मतलब कि आए, हाँ देखिए आज हम ये पढ़ाएंगे आप लोग को, ऐसे ऐसे बच्चा पढ़ लिया। जब वो देखा ना कि अगर 10,000 बच्चों की भीड़ में और लाख लोग जो है, लाखों लोग सब्सक्राइबर जब वो देखेंगे तो वो सर्च मारना शुरू करेंगे कि ये, और इस कारण वो प्लेटफॉर्म हमको नहीं दिए। ठीक है, झा जी फिजिक्स वाले रोक दिया। और उसके बाद यहां एक मैथ्स के टीचर सबको बोले पढ़ाने के लिए, हमको नहीं। कहना जीएस का बैच चलवाना है, लेकिन हमको मौका, सबको मौका दिया, सब ठग के पैसा भागे उससे, लेकिन वो हमको मौका नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि मैथ्स के जो उसके 5,000 बच्चे हैं वो सीधे यहां घुस जाएंगे। और इसलिए वो क्या करते, सोचो अगर वो स्टूडेंट के, अगर सच में अगर वो अच्छे टीचर होते हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स को आर्ट्स पढ़ने के लिए एक बढ़िया टीचर देते, लेकिन वो क्यों नहीं देते हैं पता है? क्योंकि सत्ता को क्या हो जाता है, खतरा। हम जिसके साथ थे बिकना पहाड़ी में, जब वहां खबर मिलने लगी मेन टीचर को कि आपका सिंहासन डोल सकता है कभी भी, क्यों? क्योंकि बच्चे तेजी से मोल्ड हो रहे हैं उसकी तरफ, मतलब ठीक है, समय रहते अपनी सत्ता पकड़ लीजिए तो एक ही बार में सिंहासन टूट जाएगा। तब उन्होंने कहा सर यहां पढ़ाएंगे, सर वहां पढ़ाएंगे, सर एक जगह बात किए हैं। हम कहा क्या हो गया, यहां क्या दिक्कत है? नहीं 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 कुछ नहीं। हम देखिए कहीं और पढ़ाने का तो अपना खोल देंगे। अरे नहीं भाई, भाई हैं आप मेरे, पढ़ाइए पढ़ाइए। उसके बाद फिर हुआ कि सर दिल्ली पढ़ाएंगे, जब 15 दिन जाना है, मतलब किसी भी तरह तुम यहां से निकलो। कोई टीचर कभी चाहेगा कि मेरे यहां से अच्छा टीचर हटे? क्यों हटाना चाह रहे थे कि अगर नहीं हटाएं तो बच्चे यहां से, और जब हटे तो वहां के 90% बच्चे मेरे साथ आ गए कि सर कहां हैं। एक ही बार में दुकानें बंद हो गई यहां इस इलाके में, चले गए दूसरे कोचिंग में पढ़ाने के लिए। वो सोचो, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा कि ये लोग क्यों हमको मौका नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन इसको बड़ा प्लेटफॉर्म मिला तो हमारा प्रचार की समस्या क्या हो जाएगी, एक ही बार में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इसलिए ये हमको आने नहीं देते। और फिर जब ऐसे, जैसे मान लो कि वो 2 अभी आए लड़का लड़की, और वो दोनों ही क्या हो गए, तुरंत चले गए। क्योंकि कई लोगों को क्या रहता है, अब वही हम ठेठी में पढ़ा रहे होते, मतलब लोकल लैंग्वेज में, और हा ही कर रहे होते, फालतू का बात कर रहे होते, तो उनको मजा आता। हाँ यही हाँ, यहां पर अगर हम वही, अगर प्यार मसाला मोहब्बत इश्क बात करने लगते कि रमेश ने प्लेन उड़ाया, अब्दुल ने प्लेन उड़ाया, याद है कितनी बड़ी बात है। लेकिन वो बच इसलिए गए जस्ट ड्यू टू हिज कम्युनिटी, क्योंकि वहां पर वो अपना पता है, यह बोल करके जो उदाहरण दिया था कि रमेश ने प्लेन उड़ाया, इसका मतलब क्या हुआ कि
वो बतौर पायलट उड़ा रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं सेकेंड लाइन में कि अब्दुल ने प्लेन उड़ाया, मतलब उड़ा दिया, मतलब विस्फोट में उड़ा दिया। अब सोचो कि चूंकि वो बोल रहे हैं, अब लोगों ने विरोध करना शुरू किया। बच क्यों गए? क्योंकि कुछ लोगों का उन्होंने क्या कर दिया, कुंठा को शांत कर दिया और बदले में वो 60 लाख सब्सक्राइबर ले उड़े एक ही झटके में। हम बोलते हैं ना कि अकबर बन के शासन करोगे तो शासन करोगे, औरंगजेब बन के शासन करोगे तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। दिस इज अ टैक्टिस। गौतम बुद्ध और महावीर इसलिए चले कि उन्होंने लोकल भाषाओं को अपनाया। अरे अरे बुड़बक मास लीडर, अरे बस समझ में। नीतीश कुमार कभी मास लीडर बन पाए? अब वही नीतीश कुमार कहते अरे जाही ना रे, कहाँ चल गई रे, अरे जइबे रे, तो मास लीडर हो जाते हैं। ठीक है, अरे बुड़बक कहीं के, बैठ, काम कुछ नहीं करना है लेकिन बकबक बकबक कर देना। और यहाँ की पब्लिक जो है, जैसे कोई भी राज्य सबसे पिछड़ा क्यों होता है, बताने की जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि एक बार हम मध्य प्रदेश में इंदौर में पढ़ाएं एक टॉपिक, तो वहां के बच्चों ने कहा कि इनके चलते ज्योग्राफी से प्यार हो गया। उस टॉपिक को हम उसे कई गुना अच्छा हम यहां पढ़ाएं, आधी जनता फरार हो गई। तब हमको समझ में आया कि यहां पर वो मत पढ़ाओ, ठीक। तब हमको बिहार की शिक्षा में समझ में आया कि आजादी से लेकर अभी तक की सरकारों ने यहां को कैसे बर्बाद किया है बिहार को। वो आपको पढ़ने ही नहीं दिए। अब पढ़ाएं तो ऐसा पढ़ाए हैं कि आप जाति से ऊपर, मजहब से, धर्म से ऊपर सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सोचने समझने की क्षमता कुंद कर दी है। आपको एगो मैथ पढ़वा के अब बाकी सब गोल कर दिए हैं आपका। कुछ लोगों का, वो भी कुछ लोगों का, सबका नहीं। इसीलिए सब बर्बाद है। और देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, कुछ तो कारण जरूर होगा, है ना। सबसे बड़ा कारण है कि आपको वास्तविक शिक्षा से नहीं मिलती है। यहाँ पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं है, और सबको पता है कि बुड़बकवन को कैसे पढ़ाना है, क्योंकि खुद उनको भी नहीं आता है। बोले तो वो क्या पढ़ाएंगे आपको। और ऐसे ही कर करके नौकरी दिलवाते हैं। जहां मान लो जहां 5 लाख बच्चे पढ़ रहे हों, वहां 50 सीरियल दरोगा में नहीं आएगा। अब 50 में से अगर 20 को आप मंच पे वर्दी चढ़ा के खड़ा कर दीजिए, दरोगा फैक्ट्री, बाप रे दरोगा फैक्ट्री। 5 लाख लड़का हमको दे दो ना, हम पूरा 1275 सीटवा खा जाएंगे। ठीक है। ब्रिटेन संस्थात्मक शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री जो होता है, चुनाव जो लोग करते हैं पार्लियामेंट वाला, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, और विधि निर्माण प्रक्रिया जो संसद में हम लोग चलाते हैं ना, विधि निर्माण, लोकसभा, राज्यसभा, वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो जैसे वहां पे कानून बनता है ना इंग्लैंड में, वैसे ही हम लोग के यहाँ भी कानून बनने की प्रक्रिया है। तो इसीलिए विधि निर्माण प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसेस, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार, सांसदों को कुछ विशेषाधिकार होते हैं, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडल, कैबिनेट, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल का मतलब होता है कैबिनेट सिस्टम, परमाधिकार लेख, मैंडामस होता है ना, रीट, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद, बाई कैमरलिज्म, राज्यसभा एंड लोकसभा, राज्यसभा एंड कानून के समक्ष क्षमता। देखो आ गया, ये था यहां पर कानून का समान संरक्षण, आर्टिकल 14, और ये देखो आर्टिकल 14 का फर्स्ट पार्ट एंड आर्टिकल 14 का सेकेंड पार्ट अमेरिका से। ठीक है, आज इसको यहीं रोकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग कल सोचते हैं थोड़ा सा टाइम से हम करें आगे। दिक्कत क्या हो रही है ना, थोड़ा सा चंदा वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब वो आ करके करें, जैसे कहने का मतलब कि मेरे लिए बहुत आसान है मैनेज करना, 2 मिनट में मैनेज हो जाएंगे, जैसे कि मैनेज हुआ ना पिछले साल। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, और कुछ दिनों में अब चूंकि अब एग्जाम हमको लगता है कि थोड़ा सा कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, तो आराम से तैयारी कीजिए, हम कराएंगे, पढ़िए आकर के रेगुलर। और कुछ अगर आपके दोस्त यार आते हैं तो उनको भी लेकर के आइए,
ताकि चीज़ों को किया जाए। दरोगा का तो हो जाएगा 25 को, लेकिन बाकी एग्जाम कहाँ होगा बाद में, तो बाकी सब हम कराते हैं इसको। अभी 1.5 घंटे तक मॉक लेना है हमको हाई कोर्ट का।